जेई मेंस 2023 के लिए अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि आप जो है हाई वेटेज सेक्शंस पे ज्यादा फोकस करें, ताकि अब आपके पास जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम रह गया है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर कर पाए एंड एक अच्छे परसेंटाइल ला पाए। तो इस वीडियो में हम फिजिक्स से रिलेटेड एक ऐसी स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं जिससे कि आप जो है नेक्स्ट 45 डेज में प्रैक्टिकली इन पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर पाए और एक अच्छे परसेंटाइल ला पाए। तो ये स्ट्रेटेजी पिछले साल भी कई सारे स्टूडेंट्स ने फॉलो किया था और एक अच्छा खासा स्कोर लाए, तो आपको भी इस साल ये काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। अब इसी टाइप का एक ऑलरेडी हम वीडियो मैथ्स से रिलेटेड ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं चैनल पे, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे टॉप कॉर्नर के राइट में भी जो है आई बटन पे वो वीडियो की लिंक दिख रही होगी, तो आप वहां पे भी जाके उसे चेक कर सकते हैं। अब अगर हम जेईई मेंस 2022 के जितने भी शिफ्ट के पेपर्स हुए उनका एक बार एनालिसिस करें, तो हमें एक चीज देखने को मिली कि आपका जो वेटेज था अलग अलग सेक्शंस का वो किस तरीके का था। तो यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स और आपके जो मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हो जाते हैं ना, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गया, इस टाइप के आपके टॉपिक्स मिला के टोटल 19% वेटेज देखा गया। देन आपका मैकेनिक्स 1, ठीक है, तो इसका जो वेटेज देखे गया था वो देखा गया था 27% के आसपास तक, क्योंकि आपका जो 11th में यार मैकेनिक्स बहुत ही बड़ा है, तो उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है और उसके चैप्टर्स की क्या कैटेगरी है वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो मैकेनिक्स 1 का लगभग वेटेज 27% के आसपास था एंड मैकेनिक्स 2 का जो वेटेज था दैट वाज अराउंड 11%। थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो उसका वेटेज जो है 9% के आसपास था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आपका 27% एंड ऑप्टिक्स का जो है आपका 7% के आसपास था। तो ये वेटेज मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको किस किस सेक्शन से जो है स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सेक्शन अगर हम उठाए जिसका वेटेज भी अच्छा खासा हो, साथ ही साथ वो इजी भी हो हमारे लिए करने के लिए, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स प्लस मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स। देखिए मॉडर्न फिजिक्स और मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स में ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसकी अगर हमने थ्योरी एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से कवर कर ली तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि यार आपके जो है एक अच्छे खासे मार्क्स आ जाए। तो यहाँ पे एक और चीज देखिए कि मैकेनिक्स 1 में जो है आपके टोटल 9 चैप्टर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपके 7 चैप्टर्स है, मॉडर्न फिजिक्स प्लस मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स में आपके 7 चैप्टर्स है, और इनका वेटेज तीनों का ही काफी ज्यादा है। लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स और मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स है उनकी थ्योरी हमारे लिए थोड़ी आसान है, तो इससे अगर आप स्टार्ट करेंगे तो एक अच्छा खासा जो अमाउंट ऑफ वेटेज है वो भी आप अपने लिए सिक्योर कर लेंगे एंड ये पोर्शन आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे जो है आपको स्टार्ट करना चाहिए। और एक चीज ये भी है कि आपका मैकेनिक्स 1 जो है वो लगभग ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द 11th सिलेबस है, अच्छा खासा सिलेबस हो गया और ये पोर्शन भी टफ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो ये आपके 12th सिलेबस का लगभग आधा है, और इसका जो आप कह सकते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी में, तो मैकेनिक्स 1 से थोड़ा सा जो है इजी है, बट तो भी इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी अच्छी खासी है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स और मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स के जो हम चैप्टर्स की बात कर रहे हैं इनके टॉपिक्स आपके लिए इजी पड़ेंगे, और ये जो है एक अच्छा खासा पोर्शन भी आपके लिए कवर कर देंगे। तो यहाँ पे हम अगर देखें मॉडर्न फिजिक्स प्लस मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स जिसका वेटेज आपके लिए 19% है, तो इस वेटेज को मत भूलिए, लगभग 1/5 वेटेज है। तो यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में जो है आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ जाते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अब इसमें भी यार आपके कुछ टॉपिक्स तो केमिस्ट्री के साथ कोइंसाइड करते हैं, ठीक है, सिलेबस लगभग सेम रहता है, तो अगर आपने वहां पे अच्छे से पढ़ लिया तो आपको यहाँ फायदा हो जाएगा, यहाँ पे अगर अच्छे से पढ़ लिया तो केमिस्ट्री में फायदा हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक वीडियो हम ऑलरेडी ला चुके थे जिसके अंदर हमने बताया था कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं जो कि इंटरलिंक्ड रहते हैं, तो उसकी भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि एक बार अगर एफर्ट डाल लिया ना तो दोबारा दो टाइप का जो है आपको फायदा हो जाएगा। तो ये चीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। देन यहाँ पे जो है आपके मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स जो कि मैं आपको बार बार बोल रहा था वो कौन कौन से हो जाते हैं, आपके सेमीकंडक्टर्स हो गए, आपके कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गए, आपके ईएम वेव्स हो गया, और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। तो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बट रेयर रहता है। तो इतने सेक्शंस अगर आपने यार अच्छे से कर लिए तो आप लगभग 19% के आसपास सिक्योर कर सकते हो। और ये जो हमारा एनालिसिस है वैसे तो 2022 का है, लेकिन आप 2021 पे भी करके देख लेना, 2020 पे भी करके देख लेना, वेटेज ज्यादा जो है चेंज नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का मिला के अच्छा खासा वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। और अभी आने वाले टाइम में तो ये समझ में आ रहा है कि सेमीकंडक्टर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को तो और वो क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछ रहे हैं, एक से ज्यादा जो है बार बार आपकी शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपके दो हो जाते हैं ऑप्टिक्स के टाइप, एक हो जाता है आपका रे ऑप्टिक्स पार्ट, एक हो जाता है आपका वेव ऑप्टिक्स पार्ट।
बट यहाँ पे रे ऑप्टिक्स का जो वेटेज रहता है वो आपका ज्यादा रहता है 4.2% एंड वेव ऑप्टिक्स का कम रहता है। और वेव ऑप्टिक्स यार समझने में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो इसलिए आपको जो है प्रायोरिटी रे ऑप्टिक्स को ही पहले देना चाहिए। तो ये पोर्शन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग 4.2% आप यहाँ पे निकाल सकते हो। और फिर अगले अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेक्शन पे हमें जाना चाहिए, और इसमें भी हम उन चैप्टर्स पे ध्यान देंगे जिनका यार वेटेज ज्यादा हो और आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा ना डालना पड़े। तो उसमें सबसे पहले आपका हो जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। दो क्वेश्चन अपनी शिफ्ट में मान के चलो कि यार आएंगे ही आएंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपका लगभग 7.5% तक जो है इसका वेटेज रहता है पेपर में। तो समझ लीजिए कि यार कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी जो है इजी सा पड़ता है हमें चैप्टर, तो यहाँ भी आप जो है इसे कंप्लीट कर लीजिए। ऑल्टरनेटिंग करंट, तो इन तीनों का मिला के जो है आपका 15.7% के आसपास वेटेज रहता है, तो इसको जल्द से जल्द जो है हमें कंप्लीट करना रहेगा। फिर नेक्स्ट इसमें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बात करें तो कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स तो रहते हैं, बट उनका एफर्ट्स यार हमें थोड़ा सा जो है ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया और कैपेसिटेंस हो गया। तो यहाँ पे यार ये चैप्टर्स अपने आप में काफी बड़े, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है जब आपके मैकेनिक्स से मिक्स हो जाते हैं ना क्वेश्चन, तो वो थोड़े से टफ पड़ जाते हैं। कैपेसिटर्स वाला तो भी जो है इजी सेक्शन है, तो इस पे यार आपको थोड़ा सा इसे लास्ट में रखना चाहिए। पहले जो है हमारा फोकस किस पर रहना चाहिए, हाई वेटेज चैप्टर्स जिनके अंदर आपको एफर्ट ज्यादा नहीं डालने पड़ रहे। फिर कुछ लो वेटेज चैप्टर्स हो जाते हैं जिनका वेटेज लगभग 4% के आसपास है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इनको तो भाई एकदम आखिरी के लिए छोड़ दो, कि टाइम बचा तो ही उठा के देखेंगे, नहीं तो छोड़ भी दिया तो इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है। तो यहां तक जो है हमने ज्यादा से ज्यादा अपने मैक्सिमम सिलेबस पे जो है फोकस किया, और जो है खास बात यह है कि हमने जो सेक्शंस उठाए ना वो सारे क्लास 12 के थे। तो ऐसा क्यों, क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आने वाले, तो अगर आप इनसे शुरुआत करते हो तो यार बोर्ड्स के लिए भी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये भी जो है आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अब अगर हम 11th के टॉपिक्स पे आए, तो 11th में देखिए मैकेनिक्स 1 पे जो है आपको आप फोकस करना चाहिए, और मैकेनिक्स 1 में भी आप पूरे मैकेनिक्स पे नहीं करना है, इजीएस्ट चैप्टर्स में उठाने। तो कौन कौन से इजीएस्ट चैप्टर्स में हो जाते हैं हमारे, यूनिट्स एंड डायमेंशन, काफी बेसिक चैप्टर है और बहुत ही यार इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक वेराइटी रहती है कि इस टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो टाइप्स अगर उसके पता चल गए उससे ज्यादा जो है क्वेश्चन नहीं चेंज होगा। मोशन इन 1D काफी इजी हो गया, मोशन इन 2D थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट, बट समझ में आ गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिशन काफी इजी टॉपिक, तो ये भी जो है आपका अच्छा वेटेज कैरी कर लेता है। देन ग्रेविटेशन, तो ये जो 5 चैप्टर्स है इनका वेटेज आपका 14% है, और जल्द से जल्द जो है इन्हें आप कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको 11th के लिए इसे उठाना चाहिए। देन मैकेनिक्स 1 के जो आपके बचे हुए चैप्टर्स हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं, एक तो एनएलएम हो गया आपका, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें जो है आपका फ्रिक्शन भी मिक्स रहता है, तो अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर हो जाता है, और क्वेश्चंस तो अलग ही मतलब आपके किसी भी वैरायटी के पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के जो आपके सेक्शंस है इनको हमें थोड़ा आखिरी के लिए रखना चाहिए। बेसिक्स बट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मैकेनिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स है वो कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर्स के साथ जो है आपके यूज होते हैं, तो अगर बेसिक्स क्लियर है तो उन क्वेश्चंस में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सेम गोज टू फॉर वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। फिर रोटेशनल मोशन, ये काफी टफ चैप्टर पड़ जाता है, तो इसलिए जो है इनको हम थोड़ा सा जो है आखिरी के लिए ही रखेंगे। वेटेज इनका कभी कभी अच्छा रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन यार इनमें अगर हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो बाकी पोर्शन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और कुछ मिसलेनियस कैटेगरी के हो गए जिनमें मिक्स हो जाते हैं कॉन्सेप्ट, तो इन सबका वेटेज 13% रहता है, बट इसको जो है आपको आखिरी के लिए ही छोड़ना चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो इसके बाद स्टूडेंट को हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे फोकस करना चाहिए, जहां पे आपके जो मेजर चैप्टर्स हो जाते हैं दैट इज केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इन सबका इक्वल वेटेज रहता है, बट आपका जो फ्लो रहना चाहिए ना, किस हिसाब से आपको कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले केटीजी को कंप्लीट करिए। केटीजी को क्यों कंप्लीट करिए, क्योंकि आप गैसियस लॉ में केमिस्ट्री में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें इसकी पढ़ चुके रहते हो, तो ये सेक्शन जो है आप जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हो। फिर थर्मोडायनेमिक्स, ये भी थोड़ा बहुत जो पार्ट रहता है वो आप केमिस्ट्री में पढ़ लेते हो, तो ये भी आपका फटाफट हो जाएगा। लास्ट में आइए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, तो फटाफट इसे आप कंप्लीट कर सकते हो। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की खास बात क्या है, इसका वेटेज अच्छा खासा है 9%, ठीक है ना। तो आप अगर इन 3 चैप्टर्स पे थोड़ा सा जो है टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा खासा जो है आपको स्कोर इससे मिल जाएगा। और ये मान के चलिए कि जेई मेंस में ये देखा जा रहा है कि इक्वल वेटेज ही है तीनों सेक्शंस का, तो ये चीज है। अब मैकेनिक्स 2 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 2 कैटेगरी में हमने जो है चैप्टर्स को बांटा है। एक हो गया आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड ऑसिलेशंस, ये क्यों, ये जो है रिलेटिवली इजी चैप्टर्स है। देन दूसरे जो है दूसरी कैटेगरी में हमारे आते हैं वेव्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये थोड़े से आपके रिलेटिवली टफ हो जाते हैं।
भला ही उनका वेटेज ज्यादा हो, इन दो चैप्टर्स का आपका जो वेटेज है ना दैट इज अराउंड 6% और इनका जो है 5%, पर यार 5% वाले पे फोकस कर लो ना, क्योंकि ये जो है आपके लिए इजी पढ़ेंगे। एसएचएम जो है इजी पड़ेगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बहुत ज्यादा टफ नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, और इन दोनों का मिला के अगर वेटेज 5% है तो सबसे पहले इस पे फोकस करो। तो ये हमारा जो है फोकस में रहना चाहिए। अब यहाँ पे जैसा कि हमने बात करी, मैंने आपको बार बार बोला कि कौन से जो सेक्शन है उसको आपको आखिरी में करना चाहिए। तो अब हम जो है आपके लिए पूरी चीजों को समराइज कर दे रहे कि अब किस फ्लो में जो है आपको चैप्टर्स को करना है, कितना टाइम इन्वेस्ट करिए ताकि आप जो है नेक्स्ट 45 डेज में एक अच्छा खासा स्कोर फिजिक्स में ला पाए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका फोकस किस पे रहना चाहिए, मॉडर्न फिजिक्स प्लस मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो लगभग इसे आप जो है एक वीक के आसपास में निपटा सकते हैं, थोड़े बहुत एक दो दिन एक्स्ट्रा लेना है तो ले लीजिए, ठीक है, इतना अपन जो है लेके चल रहे हैं बफर पीरियड। देन इसके बाद आपको ऑप्टिक्स में फोकस करना चाहिए, ऑप्टिक्स में भी किस पे, सिर्फ रे ऑप्टिक्स पे फोकस करिए। तो ये आप जो है आधे वीक के आसपास में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे फिर हमें जो है फोकस करना चाहिए, इसके चैप्टर्स आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट, तो ये लगभग मान के चलिए एक वीक तो आपको लग ही जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं मैकेनिक्स 1, तो ये चैप्टर्स भला ही ज्यादा हो बट यार इनमें इतना ज्यादा थ्योरी नहीं रहेगी, ठीक है ना, तो ये भी आप जो है एक वीक के आसपास में कंप्लीट कर सकते हो। फिर से बफर पीरियड में बोल के चल रहा हूँ कि अपन अप्रॉक्स टाइम पीरियड ले रहे, थोड़े बहुत एक दो दिन एक्स्ट्रा भी ले लिए ना चल जाएगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी लगभग आपको एक वीक लग सकता है। देन फिर मैकेनिक्स 2 में आइए तो उसमें से भी हम इजी चैप्टर्स को उठाएंगे, कौन कौन से, आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड ऑसिलेशन, तो इसको लगभग मान के चलिए 0.5 वीक लग जाएगा। तो ओवरऑल जो है ये 45 डेज से कम पीरियड ही रहेगा। तो बाकी जो आपको मिल रहा है टाइम वो आप जो भी इसमें कुछ अगर चीजें छूट जा रही है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और इतने सब अगर कंप्लीट कर लेते हो तो लगभग 70% सिलेबस तो बहुत अच्छे से करके जा रहे हो। फिर अगर जो टाइम बच रहा है उसमें दूसरे चैप्टर्स जो बचे हुए हैं उनको उठाना। तो अगर ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो नेक्स्ट 45 डेज के लिए एक अच्छा खासा जो है सिलेबस करके जाओगे, कॉन्फिडेंट रहोगे कि पेपर में यार आपके एक बढ़िया नंबर आ सकते हैं। तो इस फ्लो को जो है नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में और अच्छे से जो है इसे फॉलो करिए। अगर आप सिमिलर टाइप का वीडियो चाहते हैं केमिस्ट्री के लिए भी, मैथ्स और फिजिक्स के लिए हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर सिमिलर वीडियो चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। बाकी इसी तरीके के बहुत बेनिफिशियल आपके वीडियोस लगातार चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।